गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में ये जाना था कि सॉइल के अंदर कई टाइप्स के वाटर होते हैं और जो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है वो होता है कैपिलरी वाटर या केशिकात्व जल। प्लांट केवल केशिकात्व या कैपिलरी वाटर को ही क्या है, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो रूट को, वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या है, अफेक्ट करते हैं। हम एक एक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्राप्य जल। सबसे पहला कौन सा है? प्राप्य जल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर स्टूडेंट्स, सॉइल में कितना वाटर है ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। प्लांट के लिए इंपॉर्टेंस क्या रखेगा कि कितना वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है, मतलब जितना सॉइल के अंदर वाटर है उसमें प्लांट केशिकात्व जल की मात्रा कितनी है, और प्लांट क्योंकि केशिकात्व जल को क्या है, अवशोषित करता है, वही जल क्या होगा, पौधे के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा। दूसरी बात, यहां पर हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो कौन सा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता। पौधे के लिए जल अवशोषण कब होगा, जब सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता और परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, ये क्या हो, एक निश्चित रेशियो में हो। ठीक है, तो परमानेंट अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता। मृदा के लिए जल धारण क्षमता, इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसको अपन क्षेत्र प्रतिशतता भी बोलते हैं, और दूसरा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, स्थायी म्लानी प्रतिशतता। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। इन दोनों को अपन सीखते हैं कि ये दोनों क्या है। स्टूडेंट्स, क्षेत्र क्षमता, स्टूडेंट्स किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। 12th क्लास के अंदर आपके जो CBSE है उसके अंदर एक प्रैक्टिकल दे रखा है। उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप की सॉइल्स लेते हैं। जैसे कोई एक सॉइल अपन ने किसी फील्ड की ले ली, किसी खेत की ले ली, एक सॉइल आपने किसी गार्डन की ले ली, एक सॉइल आपने जो सड़क है, रोड है, उसके किनारे जो मिट्टी उड़कर किनारे पर आती है आपने वहां से ले ली, और एक आपने जो भी आपके गार्डन है आपने वहां से ले ली। आपने चार अलग अलग जगह से क्या है, सॉइल ले ली। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि क्या होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आपने एक कंटेनर लिया, उसके यहाँ पर आपने एक हल्का सा होल रख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर सॉइल ले ली। सॉइल को ऐसे बनाते हैं अपन, ये मान लो आपके सॉइल पार्टिकल हैं, बहुत ही सिंपल है इसको समझने के लिए। आप समझ जाएंगे कि क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये क्या है, सॉइल। क्लियर। आपने क्या किया कि इसके अंदर आप अब वाटर डालना चालू करेंगे, तो आपको पता है कि जैसे ही आप इसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करेगी।
ये सॉइल क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे जैसे आप इसमें वाटर डालते जाएंगे ये इसको एब्जॉर्ब करती जाएगी। जब आप वाटर को एक्सेस क्वांटिटी में डालने लगेंगे तो यहां से जो पहली ड्रॉप गिरेगी तब आपको क्या है, वाटर डालना बंद कर देने का है। क्लियर? वाटर भी धीरे धीरे डालना है, ऐसे नहीं कि इस एक ड्रॉप गिरने का इंतजार करना है। थोड़ा डाला फिर थोड़ा डाला, ऐसे करने के बाद पहले बस एक ही ड्रॉप गिरनी चाहिए और फिर जितना आपने वाटर इसके अंदर डाला है, क्लियर, उसकी आपको मेजरमेंट करना है। तो आपको पता लग जाएगा कि अब जो आपने पानी डाला था, जो वाटर आपने इसके अंदर डाला था, वो वाटर गया कहाँ? वो वाटर किसने एब्जॉर्ब कर लिया? किसके अंदर चला गया? सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसको बोलते हैं सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल को धारण करने की क्षमता। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक तो आपने क्या करा, किसी खेत में आप जानते हैं हमेशा जो सॉइल है उसके अंदर नमी रहती है। आप इसमें आप डालेंगे तो होगा क्या, जैसे आप वाटर डालेंगे तो बहुत जल्दी क्या होगा, पहली ड्रॉप गिर जाएगी, क्योंकि सॉइल की जो फील्ड की जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे आप सड़क किनारे कोई सॉइल है, आप उसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, जो ड्रॉप है वो बहुत देर बाद में गिरेगी। इट मीन्स उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है। तो व्हाट द मीन्स ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? ध्यान रखना, जैसे आपने जल डाला तो जल क्या होगा, अपने गुरुत्वीय प्रभाव से, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जल के गुरुत्वीय प्रभाव के विरुद्ध जो जल सॉइल अपने अंदर अपने पास रखती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास एक पॉट है, पॉट के अंदर आपके पास एक प्लांट लगा हुआ है ना, कोई भी। अगर अपन उसको एक दो दिन तक पानी नहीं दें तो क्या होगा, वो हल्का सा मुरझाने लगेगा, है ना, विल्ट होने लगेगा। आप उसको फिर पानी डाल दें, कुछ दिन बाद वो, कुछ टाइम बाद जैसे आप दोबारा पानी देंगे तो फिर वो क्या होगा, वापस अपना ग्रीन हो जाएगा, वापस एवरग्रीन हो जाएगा। लेकिन वाटर की एक ऐसी परसेंटेज जिसके बाद अगर उससे कम पानी आपने दिया तो क्या होगा, पौधा अब स्थायी रूप से विल्ट हो जाएगा। अब आप उसके बाद में कितना भी पानी डाल दें, पौधा क्या होगा, फिर दोबारा हरा नहीं होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, जल की वो मात्रा जिसके बाद पौधा स्थायी रूप से विल्ट वाली कंडीशन में चले जाता है या स्थायी रूप से मुरझा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। स्टूडेंट्स, दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरा फैक्टर है वो है आपके मृदावातन। सॉइल एरिएशन। स्टूडेंट्स, आपने गार्डन के अंदर, खेतों के अंदर देखा होगा ना कि हम कुदाली करते हैं, है ना। कुदाली करने का मतलब आप जो आपके पास जो भी औजार होता है उससे क्या करते हैं, आप कुदाली करते हैं, मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं और ऊपर की मिट्टी को आप नीचे लाते हैं। इसका एक जो बेनिफिट है वो तो क्या है कि जो सॉइल के सबसे ऊपर की सरफेस है उस पर जो ह्यूमरस प्रेजेंट है वो नीचे चला जाएगा और वो क्या होगा, रूट के लिए अवेलेबल हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा क्या होता है, पॉट है, गमला है, आप लगातार पानी डालेंगे तो लगातार पानी डालने से क्या होगा, उसकी जो सरफेस है सॉइल की वो क्या होगी, थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी। चिकनी होने से क्या होगा, अब सॉइल के अंदर
एरिएशन, क्या होगा, हवा नहीं जा पाएगी। हवा नहीं जा पाएगी तो रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। रूट को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अफेक्टेड होगी। आपने नाम सुना होगा अर्थवर्म, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म यही तो करता है, वो बिल बनाता है ना। अपने बिल बनाने से वो क्या करता है, सॉइल के अंदर को क्या करता है, भुरभुरी सी करता है ना। सॉइल के अंदर जाता है तो क्या करता है, वो सॉइल के अंदर काफी बनाने के बाद सॉइल को लूज कर देता है। लूज करने से क्या होता है, प्रॉपर जो एयर है, प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, प्लांट की रूट तक क्या है, चली जाती है, जिससे क्या होता है, प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाता है। पहली चीज तो मेरे कहना तो ये है कि सॉइल वातावरण का मतलब होता है, वात मतलब वायु है ना। सॉइल में प्रॉपर मात्रा में क्या होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए। आपने पढ़ा वाटर लॉगिंग एरियाज, जलाक्रांत क्षेत्र, जहां पर पूरा इलाका क्या है, जल से क्या है, जल में डूबा हुआ है, वहां पर जो प्लांट है वो क्या है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते है ना। अगर मान लो किसी जगह पानी भर गया हो तो हमारे जो नॉर्मल प्लांट है वहां पर वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल तक क्या होगा, प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, नहीं पहुंच पाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है सॉइल टेम्परेचर, मृदा तापमान। सॉइल मृदा तापमान। स्टूडेंट्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए है ना, आप एक बार सोचो, सॉइल का टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो क्या होगा, रूट के अंदर जो एंजाइम्स हैं है ना, जो सेल्स हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। और अगर मान लो सॉइल बहुत गर्म है, आपने गरम गरम सॉइल में पौधा लगा दिया तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है सॉइल का, कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मिड में होना चाहिए। सॉइल का टेम्परेचर है ना 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की क्या है, मिड में होना चाहिए। और यह टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, ऑप्टिमम है, बहुत ज्यादा अनुकूलित है। अगर टेम्परेचर 20 से कम हुआ तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड होगी, जल एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होगा। और अगर 30 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा, जल अवशोषण प्रभावित होगा। स्टूडेंट, चौथा जो पॉइंट है वो है मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। देखिए, आपको इतना तो पता है कि सॉइल के अंदर कुछ न कुछ साल्ट तो प्रेजेंट होते ही हैं, मिनरल प्रेजेंट होते हैं, वो भी एज ए साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सॉइल के अंदर साल्ट या मिनरल है, अगर उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, अगर उनकी परसेंटेज ज़्यादा है तो क्या होगा, जो प्लांट जो रूट्स हैं वो क्या है, इजी वे में क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस में। लेकिन अगर सॉइल के अंदर अगर जो साल्ट है, अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, सॉइल इजीली क्या होगी, वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी। इसका एग्जांपल आप ये समझें कि जहां पर जिस सॉइल के अंदर, या आप इसको अपन हेलो वर्ड यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन लवणीय मृदा है ना, साल्ट सॉइल, साल्टी सॉइल, वहां पर क्या है, प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। जहां जैसे अपने
सांबर झील है ना, सांबर लेक है, इसके आसपास जो इलाका है वहाँ पर प्लांट इजीली ग्रोथ नहीं कर पाते। वहाँ पर आपको देखना, वहाँ पर प्लांट इतनी नहीं मिलेंगे आपको। कारण क्या है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, साल्टी है, लवणीय है, और लवणीय सॉइल के अंदर क्या है, प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते। तो अपना एक छोटा सा टॉपिक जो अपने पढ़ा वो क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आगे पढ़ते हैं। रसारोहण। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए। क्या? देखिए, जैसे ये रूट है, क्लियर? एक तो आपने पढ़ा होगा, जैसे ये सेक्शन आपके रूट का, यहां से आपके रूट हेयर है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। वाटर इस रूट हेयर से होता हुआ आपके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस से होता हुआ, और ये आपके जाइलम। वाटर रूट हेयर से कहां पर आएगा, जाइलम तक, और जाइलम से फिर कहां चले जाएगा, ऊपर। तो अभी तक हमने जो डिस्कस करा वो हमने क्या करा, वाटर का हॉरिजेंटल मोमेंट, है ना। वाटर रूट हेयर से कहां पर एंटर होगा, आपके जाइलम तक, पहली बात। अब हमको क्या पढ़ना है कि अब जो वाटर है वो जाइलम के द्वारा, जाइलम के थ्रू कैसे लीफ तक पहुंचेगा, इसको अपन बोलते हैं रसारोहण। हिंदी मीडियम वाले समझने को करना, इसका संधि विच्छेद अपन ऐसे कर सकते हैं, रस प्लस आरोहण। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना ऊपर की ओर, रस। अब देखो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर जल ऊपर जा रहा है ना, जल ऊपर जा रहा है ना, तो जलारोहण भी बोल सकते हैं अपन इसको, लेकिन यहां पर जलारोहण न बोल के यहां पर वर्ड लिखा गया है रसारोहण। रस जूस, और आप जानते हैं जूस में वाटर के साथ साथ कई इंप्यूरिटीज भी मिली होती है। तो जो, और आपको भी जानते हैं कि जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया है वो प्योर वाटर नहीं है, वो प्योर वाटर नहीं है। देखो इस पॉइंट को सीखना, वो प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर साल्ट भी क्या है, प्रेजेंट है ना, मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो यहां से जो वाटर जा रहा है ये प्योर नहीं है, इसके अंदर इंप्यूरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, और किस टाइप की, इसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो प्योर वाटर नहीं है ना, इसलिए यहां पर वाटर वर्ड यूज नहीं किया था। और वाटर के अंदर मिनरल्स डिजोल्व हैं, इसलिए यहां पर क्या वर्ड यूज किया जाएगा, रस, और इसलिए बना है रसारोहण। जो सोइल ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ना, लीफ तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड रसारोहण। आपने अगर पढ़ा हो, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसकी जैसे आने वाला होगा, गटेशन, है ना, बिंदु स्त्राव। क्या होता है तो समझने की कोशिश करना। ये आपका स्टेम, देखो सीखने की कोशिश करना, बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये आपका, ये मैंने मान लिया चलो रूट हेयर है, ठीक है, ये वाटर यहां से एब्जॉर्ब हुआ, ये आपके जाइलम,
तो ये जो वाटर है ये आपके रूट हेयर से कहां पर आ गया, जाइलम तक। अब जाइलम से ऊपर जा रहा है, इसको आपने कह दिया असेंट ऑफ सैप, रसारोहण। अब आपने पढ़ा होगा कि यही जाइलम है ना, थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा ऐसे, इसका एक पार्ट ऐसे, ये लीफ में ऐसे चले जाएगा ऐसे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस चीज को ध्यान दें कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो सुनना, ये जाइलम है, यही डिवाइड होके कहां चले जाएगा, ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से कहां चले जाएगा, लीफ में। तो ये मान लो जो जाइलम जा रहा है इसकी एक छोटी सी ब्रांच है ना, ये आपकी जो लीफ की जो मिडरिब होती है, मध्य सिरा होती है, इसके अंदर ही जाइलम होता है, और ये आगे आपके जो वेनलेट्स हैं उनके जाइलम। तो जो वाटर जो गया है, ये वाटर ये कहां जाएगा, इस मिडरिब में से यहां, ये वाटर ऐसे कनेक्शन समझ गए। अब मैं जो कह रहा हूं कि जो सॉइल ने जो वाटर, सॉइल से जो रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, वो क्या है, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, प्योर वाटर तो है नहीं, इंप्योरिटीज है, रस है। ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ऊपर गया, इसको अपन ने नाम दे दिया। अपन जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, एसेंट ऑफ रसारोहण। अब ये वाटर अपने टॉपिक पढ़ेंगे गटेशन, बिंदुस्राव, और मान लो ये वाटर ड्रॉप यहां से नीचे गिर रही है, टॉपिक बात का अपना। तो ये जो वाटर ड्रॉप, ये अब एग्जाम पूछा है कि जो बिंदुस्राव या गटेशन के थ्रू जो जल गिर रहा है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, या फिर अशुद्ध या इम्प्योर होता है। तो अब आप खुद बताएं मुझे कि यहां पर जो वाटर गिर रहा है ये प्योर है या इम्प्योर। क्लियर क्वेश्चन है कि बिंदुस्राव से निष्कासित जल होता है शुद्ध या अशुद्ध। ठीक है, टॉपिक जो ये गटेशन टॉपिक आएगा ये शायद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है कि ये वाटर कैसा है, प्योर या इम्प्योर। क्लियर। तो वास्तव में अपन क्या पढ़ रहे हैं, असेंट ऑफ सैप, रसारोहण। रसारोहण मीन्स जो जल है, अब यहां पर मैं जल यूज कर सकता हूं, है ना, आपको समझाने के लिए, जल का जाइलम के थ्रू पत्तियों तक ऊपर पहुंचना क्या कहलाएगा, रसारोहण कहलाता है। क्लियर। दूसरी बात, जल ऊपर किसके थ्रू पहुंचेगा, जल के अंदर प्लांट के अंदर दो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, है ना। मैंने आपको सिखाया था जैसे जाइलम और जैसे जल। क्लियर। ठीक है, आप लोग कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जाइलम जैसे जल। तो जल या वाटर किसके थ्रू ऊपर जाएगा, जाइलम के थ्रू। क्लियर। यहां पर दो पॉइंट आपको तैयार रखने हैं कि जल कंडक्टिव टिश्यू कौन सा है प्लांट के अंदर, जाइलम। अब प्रैक्टिकली अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि क्या वास्तव में जाइलम में क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है। इसको समझने के लिए एक प्लांट है बालसम, स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपने एक प्लांट लिया, कौन सा, बालसम का, आपने क्या करा, इसकी रूट को क्या कर दिया, कट कर दिया। क्लियर। रूट कट करने के बाद आपको एक पोर्ट के अंदर, किसी बीकर के अंदर वाटर ले लेना है, और वाटर के अंदर आपको क्या ऐड कर देना है, सैफ्रेनिन।
क्लियर। और ये वाटर आपने प्लांट यहाँ पर लगा दिया, ठीक। ये आपके बालसम का जो है प्लांट है। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो प्लांट है ये इस सैफ्रोनिन डिजॉल्व वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये किसके थ्रू ऊपर जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। और सैफ्रोनिन देखो दो तरह के स्टेन होते हैं, अपन जब प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। एक तो होता है इओसिन, इओसिन एनिमल टिश्यू को स्टेन करने का काम आता है, और सैफ्रोनिन प्लांट टिश्यू को स्टेन करने का आता है। मेजरली आप जो दृढ़ोत्तक है ना, स्केलन कायमा है, उन टिश्यूज को क्या है ये स्टेन करने का मतलब। इससे क्या है ये टिश्यूज हमको माइक्रोस्कोप में क्या है बहुत ही क्लियर क्या है विजुअलाइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स जब ये सैफ्रोनिन है ये क्या करेगा, ये जो आपके स्केलन कायमा है उन सेल्स को क्या करेगा, डेड होती हैं उनको स्टेन करेगा। स्टेन करेगा तो जाइलम जब जो सैफ्रोनिन है वाटर है जाइलम के थ्रू जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका जो कलर है रेड वो क्या होगा उस जाइलम के अंदर आपको क्या होगा विजुअलाइज होगा। नॉर्मली वैसे ही विजुअलाइज जाएगा, और अगर आप सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको क्या होगा बहुत ही अच्छी तरह ये विजुअलाइज हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल हमको क्या क्लियर करता है कि प्लांट के अंदर जो वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है, उसमें कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं, जाइलम। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रैक्टिकली जाना कि असेंट ऑफ सैप या रसारोहण के लिए कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, जाइलम। क्लियर। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रसारोहण की क्रियाविधि। स्टूडेंट्स रसारोहण की जो क्रियाविधि है मैकेनिज्म, इसको एक्सप्लेन करने के लिए है ना 3 टाइप की थ्योरीज दी गई है। पहला है फिजिकल फोर्स थ्योरी, दूसरा है रूट प्रेशर थ्योरी, एंड तीसरा क्या है वाइटल थ्योरी, है ना। सबसे पहले कौन सा है, जैव बल सिद्धांत, इसको बोलते हैं वाइटल थ्योरीज, है ना। ठीक है साइंटिस्ट ने दी है लेकिन ये अमान्य है ना, इसको ये अब कारगर नहीं है ना, इसको नॉट एक्सेप्टेबल है। दूसरी है रूट प्रेशर थ्योरी, क्लियर, और तीसरी है फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। रसारोहण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कौन सा है, जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स। देखो इस थ्योरी को तो है ना मैं खुद ही नॉन एक्सेप्टेबल अमान्य करार दे देता हूँ। कारण क्या है, आपको पता है कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट या रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। और जाइलम क्या है, नॉन लिविंग टिश्यू है। क्लियर। जब नॉन लिविंग टिश्यू है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भी जैविक बल, जैविक जो किसी जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं जैविक बल, जैव बल, वाइटल फोर्स। पर यहाँ पर जब वाटर ही जाइलम के थ्रू जा रहा है तो जाहिर सी बात है जाइलम नॉन लिविंग टिश्यू है तो यहाँ पर जैविक बल तो काम करेगा ही नहीं। ये जो है इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये कोई थ्योरी है, कई सारी थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी उनको कैटेगरी है ना, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने थ्योरीज के अंदर क्या है किसको प्रोबेबिलिटी दी, वाइटल फोर्स को, जैविक बलों को। जैसे एक साइंटिस्ट हैं सर जेसी बोस, इन्होंने इंडियन टेलीग्राफ प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और है ना रिले पंप थ्योरी दी, है ना पल्सेशन थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, पल्सेशन मतलब कि प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं वैसे
करती है वाटर ऊपर जाता है, फिर आगे सेल फिर पल्स करेगी, फिर पानी क्या होगा ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा है गोडेनविस्की, इन्होंने जो थ्योरी दी वो कौन सी थ्योरी दी, रिले पंप। आपने रिले पंप थ्योरी आपने पढ़ा होगा, एक दौड़ होती है रिले दौड़, है ना, 4 अलग अलग डिस्टेंस पे क्या है बच्चे खड़े कर दिए जाते हैं, जैसे एक यहाँ खड़ा कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। ये बच्चा भागेगा, दौड़ लगाएगा, इस बच्चे को जो भी हाथ में इनके जो लकड़ी है, रिले है, वो उसको दे देगा, ये वाला यहीं रुक जाएगा, ये भगेगा, ये इसको पकड़ाएगा, फिर ये वाला यहाँ रुक जाएगा और फिर ये भग के इसको पकड़ाएगा, है ना। एक बच्चे इसने वहां तक पूरी अपनी दौड़ कवर नहीं की, उसने केवल कहां तक की है, यहीं तक, वो यहीं पे रुक गया। क्लियर? तो इसको बोलते हैं रिले। रिले मतलब एक फोर्स ने क्या करा, वाटर को थोड़ा ऊपर पहुंचा दिया, फिर आगे दूसरे फोर्स ने क्या करा, वाटर को अप्लाई किया, वाटर फिर ऊपर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल है। ऐसे एक स्ट्रासबर्गर है, उन्होंने कहा कि जो ये जैविक बल हैं ये सीधे सीधे तो क्या है, रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बट फिर भी इनका कोई इंपॉर्टेंट कुछ रोल तो होता ही है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, है ना, इन कई सारे साइंटिस्ट, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर 3 है, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 3 ही है। तो इनकी जो थ्योरीज है ये नॉन एक्सेप्टेबल है। दूसरा है मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी स्टूडेंट्स, मूल दाब क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है। रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, रूट हेयर हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो लगातार वाटर का क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो वाटर पहले से ही है उस पर क्या है, एक फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, तो इससे क्या होगा, वाटर क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, उसका आरोहण होगा ही नहीं होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा ही नहीं होगा। तो कुछ साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने ये कहा कि रूट द्वारा या रूट हेयर द्वारा ऑप्टिमम कंडीशंस में वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और ये वाटर पहले से ही जो वाटर है उसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्या है, हेल्प करता है। इसको समझाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट लिया, इन्होंने क्या करा, इसको यहां से कट कर दिया। कट करने का मतलब लीफ का जो एरियल पार्ट है उसको कट कर दिया, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन फोर्स जो भी है, लीफ के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनको उन्होंने हटा दिया। अब केवल क्या बचा, रूट्स। इन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद में यहां पर क्या है, वाटर ड्रॉप आ गई। इसका मतलब रूट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है वो फोर्स अप्लाई करे से क्या है, वाटर यहां पर ऊपर आ गया, है ना। अगर लीफ वाले फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते तो वाटर आता ही नहीं, क्योंकि आपने लीफ हटा दी, लेकिन यहाँ पर रूट वाले फैक्टर्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। इस कारण यहाँ पर क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जारी है कुछ टाइम तक। तो यहाँ पर क्या हो गई, वाटर ड्रॉप आ गई। ये इंडिकेट करती है कि रूट प्रेशर भी क्या है, वाटर के आरोहण में या अपवर्ड मूवमेंट में या रसारोहण में या एसेंट ऑफ सैप में क्या है, हेल्प करता है। लेकिन लगातार रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया कि जो रूट प्रेशर है, ये किसी भी कंडीशन में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना मेजरमेंट किया गया है,
2 ATM, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर ज्यादा से ज्यादा वाटर का 12 मीटर तक अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, 12 मीटर तक, जो रिसर्च कहती है, जो प्रैक्टिकल है ना, जो रिजल्ट है वो बताते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि प्लांट कुछ जगह पर तो 300-400 मीटर के होते हैं, ऊंचे होते हैं, तो वहां तक तो रूट जो प्रेशर है वो वाटर को अप्लाई नहीं कर सकता। तो एक लिमिटेड एरिया में क्या है, आपकी जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये एप्लीकेबल है, लेकिन पूरी तरह से रसारोहण के लिए जो आपके रूट प्रेशर थ्योरी है ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल है। और जो तीसरा जो है वो है फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो फिजिकल फोर्स हैं ये कोई पर्टिकुलर फोर्स, ये कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, इसमें उन सभी साइंटिस्ट की थ्योरीज को एक्सेप्ट किया गया है जो फिजिकल फोर्स को क्या है ज्यादा रिकमेंडेड करते हैं। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिक्सन-जोली का ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी क्या है, समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। ये वाटर है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ऊपर क्या है, लीफ है। क्लियर? होगा क्या, जैसे ही वाटर लीफ की सरफेस पे आया वो क्या होगा, जैसे ही गर्म जो लीफ की सरफेस है उस पर जैसे ही वाटर ड्रॉप आई वो उस लीफ के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा, वो वेपराइज्ड हो गई, इन्वायरमेंट में चली गई। तो यहां पर जो जिस भी जहां से वो गई है वहां पर क्या हो गया, वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, उसका डीपीडी क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इंक्रीज हो गया। उसका डीपीडी इंक्रीज हो गया तो जिसके पास वाली सेल है वहां से वाटर क्या होगा, उस सेल में आ जाएगा। ये सेल, इसका डीपीडी कम हो गया तो वाटर इसके अंदर आ गया, तो इसकी डीपीडी बढ़ गई, इसकी डीपीडी बढ़ गई तो वाटर इसमें आ गया। तो ऐसे ही क्या होता है, वाटर क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, खींचना चालू होता है। और वाटर ऊपर की ओर जब मूवमेंट कर रहा है ना, लगातार सेल्स ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा, वाटर ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। तो यहां पर 3 तरह के फिजिकल फोर्स बताए गए हैं। पहला कौन सा है, ट्रांसपिरेशन पूल। दूसरा बताया गया है, आपने पढ़ा होगा, एडहेसिव फोर्स और कोहेजन फोर्स, ससंजन बल और आसंजन बल। ससंजन बल क्या होता है, दो सेम जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होता है ससंजन बल, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कहलाता है आसंजन बल। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे आप, कि अगर अपन ब्यूरेट में अगर अपन वाटर रखते हैं तो वाटर का लेवल ऐसे नहीं होता, वाटर का लेवल इस टाइप से होता है। इसको हिंदी में तो बोलते हैं नवचंद्रक, और इंग्लिश में तो मैं बता नहीं सकता, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, वाटर कैसे है, इस टाइप से, ऐसा क्यों है, वाटर किनारों से ऊपर की ओर क्यों उठ गया, क्योंकि यहां पर क्या है, ग्लास। क्लियर? और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो यहां पर प्लांट के अंदर क्या होगा, यहां ग्लास की जगह क्या होगा, जाइलम आ जाएगा, और जाइलम क्या है, ग्लास की तरह नॉन लिविंग है। तो इसके कारण क्या होगा, एक तो आपके ये जो आसंजन बल है ये काम करेगा, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो आसंजन बल है, ससंजन बल है, वो काम करेगा। कैसे? आपने कई बार देखा होगा ना कि आपने बिना कोई मोटर का यूज करे, कोई ड्रम है उसके अंदर आपने पाइप डाल दिया और नीचे से बस एक बार सक करा, एयर को बाहर निकाल दिया, तो वाटर क्या होगा, अपना आप नीचे नली से क्या होता है, अपना आप नीचे आता है ना। कोई प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा, इसका मतलब
कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या है, फोर्स लग रहा है। तो फिजिकल फोर्स में 3 तरह के फोर्स हैं जो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पहला कौन सा है, आपके आसंजन बल, जिसको आप बोलते हैं कोइजन फोर्स। दूसरा कौन सा है, ससंजन बल, एडहेसिव फोर्स। और तीसरा कौन सा है, आपके ट्रांसपिरेशन पूल। तो ये 3 तरह के फोर्स जो डिक्सन जोली ने एक्सप्लेन करे वो क्या है, आपके इस फिजिकल फोर्स में क्या होते हैं, आपके जो एसेंट ऑफ सैप है, जो आपके रसारोहण है, उसमें क्या है, हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पूरा हुआ। इन तीनों थ्योरीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली थ्योरी है। इसको आप पढ़ें, अपनी लैंग्वेज में इसको नोट्स बनाएं। बाकी के पॉइंट्स आप शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो फिजिकल फोर्स थ्योरी है उसको आप अच्छी तरह अपने नोट्स में कवर करें। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।